अस्सलामुअलैकुम। आ गई हूँ दोबारा से ज़ैनब में खुशामदीद। इस वक्त यूके तमाम बरसगीर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ड्रग यूज़ में शुमार किया जाता है। यूके में एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन और प्रेशर डालता है एनएचएस पे, पुलिस सर्विसेज पे और यहाँ के जस्टिस सिस्टम पर भी। कहा जाता है कि हर 3 में से एक फर्द किसी न किसी चीज़ का की आदत या लत का शिकार है। एडिक्शन एक बहुत बड़ा और संगीन मसला है और ये एडिक्शन सिर्फ इलीगल ड्रग्स तक महदूद नहीं है बल्कि बहुत सारी चीजों से एडिक्शन हो सकता है, चाहे वो नींद हो, चाय हो, सिगरेट हो, पान हो, गुटखा, छालिया और अनगिनत चीजें जिनके लोग आदी हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एडिक्शंस की, ड्रग एडिक्शंस की और सब्सटेंस मिसयूज की, जो कि दिन ब दिन एक बड़ी संगीन प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आज के शो में हमने दावत दी है एमन सबा को, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर में ड्रग एडिक्शन और सब्सटेंस मिसयूज के पेशेंट्स के साथ पिछले 4 साल से काम कर रही हैं। हम खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में एमन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया एमन, आज आपने हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई और अपने वक्त में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एडिक्शंस है और आप माशाल्लाह इस फील्ड में काफी अरसे से एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं। सबसे पहले क्योंकि ये एक लाइव शो है और हम इनकरेज करते हैं अपने व्यूअर्स को कि वो कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट से, हमारे माहिरीन नफ्सियात से सवाल करें। तो सबसे पहले तो आप इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए सबा कि एडिक्शन क्या है और किस तरह से होती है। एडिक्शन को अगर हम साइंटिफिक वर्ड्स में कहें या जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ये एक क्रॉनिक डिजीज कहलाई जाती है। क्रॉनिक डिजीज जिस तरह से हमारे पास बाकी हार्ट अटैक है, लंग्स और जो किडनी डिजीजेज आ जाती हैं, इसी तरह से आपकी एडिक्शन भी है। सेकेंडली, सही। उसकी जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कि ये प्रोग्रेसिव है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है और टाइम के साथ ये इंक्रीज होती चली जाती है अगर इसका इलाज ना किया जाए तो। आम ज़बान में जब हम एक आम इंसान से बात कर रहे होते हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं होता, तो हम इसको आमतौर पे ये कह रहे होते हैं कि ये एक आदत है। जबकि जी। आदत और बीमारी में हम जो मेजर डिफरेंस करते हैं वो यही करते हैं कि आदत जो है वो चीज़ होती है जो कि आप आराम से छोड़ सकते हैं, कुछ अर्से उस पे काम सही। करने के बाद यू कैन लीव इट। लेकिन जो बीमारी है, बेसिकली बीमारी का मतलब ये होता है कि ये एक आपकी बॉडी के अंदर एक इस तरह से केमिकल चेंजेस पैदा हो गए हैं कि जिनको अब ख़त्म करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी और मतलब आपको उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान के तौर पे काम करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अ डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ का एक पेशेंट होता है वो उसको मैनेज तो कर लेता है, लेकिन आपकी थ्रू आउट जी। लाइफ मेडिसिन और इंसुलिन साथ-साथ चलती रहती है। तो एडिक्शन का भी सही। बिल्कुल इसी तरह से इलाज चलता है। और किस किस्म की एडिक्शंस जो हैं वो हमारी खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज्यादा कॉमन है। देखिए, एडिक्शन जिस तरह अब आपने इंट्रोड्यूस करवाते हुए बात की कि एडिक्शन जो है वो एक हम 2 तरह के एडिक्शंस में बात करते हैं। एक हम कहते हैं कि केमिकल एडिक्शन होती है और एक होती है बिहेवियरल एडिक्शन। केमिकल एडिक्शन के अंदर आपकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, आपके जो बाकी इल्लीगल ड्रग्स हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन जो बिहेवियरल एडिक्शंस हैं, उसके अंदर फिर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, जैसे आपने कहा नींद की जो है वो आदत आ जाती है, नींद बहुत ज़्यादा लेना, या फिर बिहेवियरल उसके अंदर आपकी बुक्स पढ़ना, गेमिंग एडिक्शंस, पोर्नोग्राफी जी। एडिक्शंस, ये सारी चीज़ें फिर बिहेवियरल उसमें आ जाती हैं। सही। स्पेसिफिकली मुस्लिम सोसाइटी को हम अलग नहीं कर सकते थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि सम हाउ आप मुसलमान हैं या आप नॉन मुस्लिम हैं, हर तरह की एडिक्शन हर तरह के इंसान में मौजूद है। रिलीजियोसिटी में हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट फिलहाल नहीं कर सकते। सही। सही। क्योंकि कुछ कम्युनिटीज में कुछ चीजों का ट्रेंड ज्यादा है और कुछ नेशंस में, कल्चर्स में कुछ चीजों का जो है रुझान उसकी तरफ ज्यादा है। और हमारे खास करके जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक स्टिग्मा कह लें या एक स्टेरियोटाइप कह लें, मिसकंसेप्शन है कि हमारे लोग जो है वो इन चीजों में नहीं है या वो नशा नहीं कर सकते। अक्सर माँ बाप उनका अपने बच्चों को लेके एक
मतलब एक परसेप्शन होती है कि नहीं हमारी औलाद ऐसा कभी नहीं कर सकती, जबकि बहुत से ऐसे केसेस हैं, यकीनन आपके सामने भी ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे जहाँ पे अम, ऐसे अफराद या ऐसे यंग लोग जो कि किसी न किसी चीज की एडिक्शन का शिकार है, उनके वालिदैन को इस चीज की खबर नहीं है। तो मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी सबा कि हु इज मोस्ट लाइकली टू बिकम एडिक्टेड? अच्छा, अब मज़े की बात ये है वारिसा कि ऑल्दो कि बहुत सारी जो है वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, बट स्टिल हम एक प्रोफेशनल के तौर पे ये चीज़ पहले से नहीं बता सकते कि कौन जो है वो एडिक्शन का शिकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ किड्स, ठीक है, जिसमें 5 लोग हैं और वो पाँचों के 5 एक ड्रग एक ही टाइम पर लेना शुरू करते हैं। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं जस्ट फॉर फन और आउट ऑफ क्यूरोसिटी, लेकिन उन पांचों में से एडिक्ट कौन बनेगा, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। हाँ, हम उसमें कुछ सही। फैक्टर्स जरूर कह सकते हैं कि वो आ जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, स्ट्रेसर्स हो जाएंगे। फिर ये चीज़ बहुत काउंट करती है कि अगर कोई फैमिली में ऑलरेडी किसी किस्म की एडिक्शन का शिकार मौजूद है और जी। बेसिकली बच्चे ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ है, तो वो उस तरह के फैक्टर्स हम ये कह सकते हैं कि आ जाएंगे, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ नहीं बता सकते पहले से कि कौन जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल है और कौन ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है। अच्छा, आपने बात की जैसे फैमिली की, फैमिली हिस्ट्री की, कि कहा जाता है कि कम कभी कभार आपके जो जीन्स हैं या जेनेटिक मेकअप है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे माँ बाप में अगर कोई किसी चीज का एडिक्ट था या सब्सटेंस यूजर था, तो चांसेस आके उसकी आगे जनरेशन में भी चांसेस होंगे कि कोई उस एडिक्शन की तरफ जाए। इसी तरह बच्चों का डेफिनेटली। जैसे डेवलपमेंट हो रही होती है, उनके उनका जो ब्रेन है वो ग्रो कर रहा होता है, तो ड्रग्स जो है कहा जाता है कि उसकी ब्रेन केमिस्ट्री को भी चेंज कर देते हैं, क्या ऐसा है? डेफिनेटली, वैसा अभी रिसेंटली हम लोग जब केस स्टडीज पढ़ रहे होते हैं, तो पाकिस्तान में इटसेल्फ तो इतनी स्टडीज हम लोग को देखने को नहीं मिलती, लेकिन बाहर के ही लिटरेचर में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि बाहर जिस तरह से बहुत सारा मतलब इट्स कॉमन टू ड्रिंक, ठीक है, सही। मतलब वहाँ पे ड्रिंक्स करना या स्मोकिंग करना फॉर फीमेल्स इट्स इट्स अ कॉमन थिंग। तो वहाँ पर जी। इस तरह से केस स्टडीज भी सामने आई हैं जहाँ पर बच्चे पैदाइशी तौर पर ही एक ड्रग के साथ एसोसिएट हुए हुए थे, मोस्टली हेरोइन के साथ या फिर अल्कोहल के साथ। उनकी जो जीन्स हैं वो इस तरह से, उनका मेकअप इस तरह हो जाता है ऑब्वियसली कि एक जिस टाइम पर एक मदर के अंदर वो नशोनुमा पा रहा होता है, उस टाइम पे उसकी केमिकल चेंजेस का वो हिस्सा बन जी। जाती हैं वो ड्रग्स। तो व्हेन द चाइल्ड केम इनटू बीइंग, जब वो एक हमारी दुनिया में आता है, तो वो ऑलरेडी उस चीज के साथ एक्सपोज हुआ हुआ होता है। और फिर वही सही। डायबिटीज की मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वी यूज दैट। जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट होता है, उसको इंसुलिन चाहिए होती है, इसी तरह से उस बच्चे को वो ड्रग चाहिए होगी थ्रू आउट द लाइफ। सो सही। दैट्स अ वेरी डाउन साइड यू कैन से। इसीलिए मेरे ख्याल से प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को खास करके नसीहत की जाती है कि नॉट टू यूज सर्टेन मेडिकेशंस एंड ड्रग्स, ताकि उसका असर बच्चे बच्चे की सेहत पे ना हो। डेफिनेटली, इसी इसी वजह से हम मना करते हैं, इसी वजह से जो है वो बाहर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में तो खैर एक एक्सेसिव किस्म की इस चीज़ पे वो हो जा मतलब कहा जाता है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो दैट इज द बेसिक रीजन। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कोई मेंटल डिफिकल्टी है या किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, क्या उन लोगों में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं टू बिकम एन एडिक्ट? डेफिनेटली, इसके अंदर आपने अगर साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड किसी का हो तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेगा। हमारे पास एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स डिफरेंट हैं, जिसमें हिस्ट्रियोनिक जी। पर्सनालिटी है। देन वी हैव अ मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें हम कहते हैं कि सही। शिफ्ट होता है, आपका मूड जो है वो शिफ्ट हो रहा होता है। ये जो दो डिसऑर्डर्स है बेसिकली, ये इसके बारे में कहा यह जाता है कि दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल टुवर्ड्स द ड्रग सही। एडिक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्फ हार्म बिहेवियर है, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आपका सेल्फ हम्म। हार्म बिहेवियर है, उसके अंदर आप कोई भी एडिक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी ने अल्कोहल स्टार्ट कर दिया या किसी ने स्केप के लिए जो है वो हेरोइन या कोकेन या कोई भी इस तरह की ड्रग स्टार्ट कर दिया है, तो दे आर मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू विद द यूसेज। सही। क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी डिफिकल्टी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो आई थिंक दिस इज एन आउटलेट करेक्ट। टू कोप विद दैट। सही। या अच्छा एमन, हम या इस पे मजीद बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एडिक्शंस होती क्या है, सब्सटेंस मिसयूज क्या है, क्यों होता है, और इसका बेहतरीन इलाज क्या है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नमाज जोहर के लिए, उसके बाद हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून, विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।
सलामुअलैकुम। आगही में खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एडिक्शंस की और सब्सटेंस मिसयूज की, और हमारे साथ आज के शो में शामिल है एमन सबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में पिछले 4 साल से एडिक्ट्स और सब्सटेंस यूजर्स के साथ काम कर रही हैं। एमन, वेलकम बैक टू द शो। जी अमन, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एडिक्शंस के बारे में कि एडिक्शन जो है वो सिर्फ गैर कानूनी इलीगल ड्रग्स की ही नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चीजें जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनसे भी एडिक्शन हो सकती है। तो आप हमें बता रही थी ड्रग डिपेंडेंस के बारे में और एडिक्शन के बारे में। तो एडिक्शन के लिए जिन अफराद को आपने जैसे कहा कि वल्नरेबल होते हैं, उनमें से वो अफराद हैं जो ऑलरेडी किसी मेंटल हेल्थ डिफिकल्टी का शिकार हैं, या वो बच्चे जिनके माँ बाप किसी किस्म की एडिक्शन का शिकार हैं, या फिर वो लोग जो जिंदगी में किसी कश्मकश या प्रॉब्लम या डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं और एज अ कोपिंग मैकेनिज्म दे रिजोर्ट टू यूज ऑफ ड्रग्स। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी एमन कि पेन किलर्स जो कि अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं लोगों को, स्पेशली वो लोग जो क्रोनिक पेन का शिकार है, क्या इससे ड्रग डिपेंडेंस हो सकती है जो आगे जाके ड्रग डिसऑर्डर बन जाए? वैसा उसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जिनके अंदर या तो मॉर्फिन इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो है वो स्लीपिंग जिसको हम मेडिसिन कहते हैं वो इस्तेमाल हो रही होती है। जिन पेन किलर्स में मॉर्फिन का इस्तेमाल होता है वो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कॉज करती हैं, और नॉर्मली जो है वो अवॉइड ही किया जाता है कि मॉर्फिन या उसके डिराइव की में कोई और मेडिकेशन ना दी जाए। लेकिन चूंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ क्रॉनिक पेन्स ऐसी हैं जिनमें विदाउट मॉर्फिन यूज बंदा रिलैक्स नहीं हो सकता, मसल रिलैक्सेशन सही। नहीं अचीव होती, तो उसके लिए फिर हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब वो कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर बात आ जाती है स्लीपिंग मेडिकेशंस की, या उन मेडिकेशंस की जिसके अंदर मसल रिलैक्सेशन के लिए जो है वो सिडेशन इस्तेमाल की जाती है। उसमें भी कुछ मेडिकेशंस इस तरह की होती हैं जो डिपेंडेंसी कॉज कर सकती हैं। ऑल ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम आर इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं जिनकी डिपेंडेंसी ना हो। लेकिन फिर वही वही सही। बात आ जाती है, डिपेंड करता है कि किस केस में कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जा रही है, और फिर हम वही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम अपने इस बात का तयन कर सकते हैं कि डिपेंडेंसी कॉज होगी या नहीं। सही। अच्छा, ड्रग्स के अलावा जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आती हैं पेन किलर, जैसे आपने मिसाल दी मॉर्फिन की या कोडीन, बेंजोडाइजेपिन्स हो गई, बहुत सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो वैसे तो मुज़र सेहत नहीं है, और डॉक्टर्स जब प्रेस्क्राइब करते हैं तो ज़ाहिर है आपकी केस हिस्ट्री वगैरह देख के ही प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसके कितने चांसेस हैं एमन कि ये आगे जाके लोग इसको इसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दें? क्योंकि हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो जिनको स्लीपिंग पिल्स फॉर एग्जांपल प्रेस्क्राइब की गई थी, और अब उनके लिए बहुत मुश्किल है टू लेट गो ऑफ इट। वो इतना ज्यादा इस पर डिपेंड करते हैं कि उनका कहना है कि हम तो पिछले मतलब 20-25 साल से के खा रहे हैं, अब तो हम छोड़ ही नहीं सकते इसको। वायसा असल में देखिए, बीइंग अ सोसाइटी और हम लोगों को जिस तरह से चीज़ें शुरू से सिखाई जाती हैं, उन सारी चीज़ों का रोल इस चीज़ के अंदर इस पूरे फिनोमेना में आ जाता है। किस तरह से इस पूरे फिनोमेना में आ जाता है कि देखिए, जब आपको फॉर एग्जांपल मुझे डिप्रेशन हुआ, ठीक है, या मुझे कोई किसी खुदा ना खास्ता मुझे कोई ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से आई वाज अनएबल टू स्लीप, और मुझे सही। कुछ अरसे के लिए एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपने जी ये वाली मेडिकेशन है, ये आपने लेनी है, इतनी अमाउंट में लेंगी आप, और इतने अरसे के बाद आप दोबारा मेरे पास आएंगी, ठीक है। द थिंग इज व्हाट वी डू, मतलब एज अ सोसाइटी हम क्या करते हैं कि हम एक तो दोबारा डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, हमें आराम आना शुरू हो गया, वी आर लाइक अब सेल्फ मेडिकेशन हम कर सकते हैं, हमें समझ में आ गई है कि इस चीज़ के लिए मेडिकेशन है, वील डू दैट। अब उसमें जो मेजर इशू आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि बेंजोडाइजेपिन्स हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं, आपकी जितनी भी सेडेशन की मेडिकेशंस होती हैं, उनके अंदर एक फैक्टर होता है कि वो आपको डिपेंडेंसी की तरफ लेकर जा सकती हैं, बिकॉज यू सी मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने एक मेडिसिन ली, मुझे नींद आना शुरू हो गई, ठीक है। अब सही। मैं क्यों दोबारा अपनी लाइफ को उस हेक्टिक रूटीन में लेकर आऊं,
मैं क्यों वॉक के लिए जाऊँ, मैं क्यों एक्सरसाइज करना शुरू करूँ, जब वो एक छोटी सी गोली मुझे वो काम दे रही है। ठीक है। सो हमारी जो एक एज अ सोसाइटी सोच है कि हमें आसान से आसान तर चाहिए, हम वहाँ से वो चीज़ सही। शुरू करते हैं और जब हमारे लिए वो चीज़ परेशान कुन हो जाती है, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स का आपने जिन लोगों का आप जिक्र करिए उनसे आपने ये भी सुना होगा कि मैंने स्टार्ट तो की थी आधी गोली से, लेकिन अब मुझे 2 गोलियों के साथ भी जो है वो उतनी नींद नहीं आ रही होती। सही। बिकॉज़ यू सी हमारी जो केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में वो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं। एक ड्रग आप लेना शुरू करते हैं वो आपको शुरू में थोड़ी-सी भी अमाउंट आपको बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट कर रही होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता होता क्या है कि जैसे-जैसे आप अ, एक लेवल तक पहुँचते हैं, आपकी बॉडी का क्या हो जाता है कि वो उसकी डिपेंडेंसी या उसकी जो नीड है वो बढ़ जाती है। तो आप क्या करते सही। हैं, आप वो मेडिकेशन थोड़ी-सी बढ़ा देते हैं। फिर थोड़ी और, हुँ। फिर थोड़ी और, करते-करते वो उस अमाउंट तक आ जाती है कि अब आप ले भी लें मेडिकेशन तो आपको वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। एंड दैट इज़ हुँ। बेसिकली मोर हार्मफुल। अ, सही। लेकिन उसके बावजूद हम उसको छोड़ इसलिए नहीं पा रहे होते क्योंकि हमने उसको छोड़ने के लिए जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो शुरू से स्टार्ट ही नहीं की। और अब जब वो एकदम पीक पर आ गई है चीज़, अब हम शुरू भी करें तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, एफर्ट चाहिए होगी और वो सारी एफर्ट सही। और टाइम हम नहीं लगा रहे होते। सही। तो ये जो टॉलरेंस है जो पैदा हो जाती है मेडिकेशंस को लेते-लेते और आगे जाके खुदा न खास्ता ये किसी एडिक्शन में ना तब्दील हो जाए, इसको इससे महफूज़ रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे महफूज रहने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका डॉक्टर आपको जिस वे में प्रिस्क्राइब कर रहा है जस्ट यूज दैट। ठीक है। और सही। उसके साथ साथ आप कोशिश ये करें कि जिस टाइम पर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ नींद का ही अगर मसला लेकर चल रहे हैं क्योंकि नींद इज समथिंग जो कि आज के दौर में स्पेशली आफ्टर कोविड एरा स्ट्रेस की वजह से स्लीपिंग पैटर्न्स लोगों के बहुत हद तक तबाह हो गए हुए हैं। मतलब आप रात को देर तक जाग रहे हैं, फिर आपने सुबह ऑफिस के लिए भी अपना जो करना है, मतलब इट्स क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग राइट नाउ। अगर हम सही। खाली नींद को ही ले लें, ठीक है, तो हमें अपनी जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं वो हमें खुद डिवाइस भी करने होंगे और अगर हमें डॉक्टर्स वगैरह कुछ बता रहे हैं तो हमें उन्हें लेकर चलना होगा। हमें अपनी एफर्ट खुद पुट करनी होगी, हमें एक्सरसाइजेज अपनी लाइफ का पार्ट बनानी होंगी, हमें डिफरेंट सही। कोपिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू उन सारी चीज़ों को कवर अप करना होगा। हम जब तक उन चीज़ों को कवर अप नहीं करेंगे, मेडिकेशन की जो डिपेंडेंसी है वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे एमन पूछना चाहूँगी क्योंकि यू वर्क इन अ रिहैबिलिटेशन सेंटर, श्योरली यू आर एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ केसेस। हमारे सोसाइटी में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारे यहाँ तो जैसे ड्रग का मिसयूज़ नहीं होता या हमारे यहाँ तो जैसे जैसे चरस का इस्तेमाल है, मैरिजुआना हो गया, कोकीन हो गई, ये इतना हमें लगता है ये हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझते कि एडिक्शन सिर्फ इलीगल ड्रग से ही नहीं है, बल्कि घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि इट हैज़ बिकम एन एडिक्शन। और बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि ओ हमें शॉपिंग का एडिक्शन है, रिटेल थेरेपी, अगर हम परेशान होते हैं वी गो आउटसाइड एंड इट हेल्प्स, ये एक कोपिंग स्ट्रेटजी है। सम पीपल आर वर्कaholics, उनकी कोपिंग मैकेनिज्म है कि वो अपने आप को मुस्तकिल बिजी रखें काम में। कुछ लोगों को चाय का नशा होता है, किसी को पान खाने का, तंबाकू का, स्मोकिंग का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाउ कॉमन इज दिस? दिस इज क्वाइट कॉमन, वेरी कॉमन आई वुड से। मतलब अब आप एक बहुत मेजर चीज आप बीच में मिस कर रही हैं एंड दैट इज कि हमें खाने की भी एडिक्शन है। थोड़ा सा सही। स्ट्रेस नहीं होता एंड वी स्टार्ट ईटिंग टू मच। हम बिल्कुल। खुश हैं वी आर ईटिंग, हम सैड हैं वी आर ईटिंग, दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। और हमारे पास अब जिस तरह से अब आप बात कर रही हैं सिगरेट की, चाय की, चाय तो हमारी सोसाइटी में इज लाइक, मतलब समझते ही नहीं है कि ये भी कुछ है। आई ठीक है, नो। लेकिन ये हम इनको कहते हैं गेटवे ड्रग्स। ठीक है। हम्म। चाय और सिगरेट्स, दीज आर द गेटवे जी। ड्रग्स। ये इटसेल्फ तो डिपेंडेंसी कॉज नहीं करती हैं, लेकिन ये दूसरी ड्रग्स के लिए रास्ता खोल देती हैं, उनके लिए गेटवे ओपन कर देती हैं कि अब अगर कोई और इंसान कोई भी और ड्रग यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा खाली पहले सिगरेट पी रहा था, नाउ ही स्टार्ट्स टेकिंग कैनबिस, चरस इसको हम कहते हैं, सही। डिपेंडेंसी कॉज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसमें। तो दिस इज हाउ इट हम्म। वर्क्स। सही। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने सुना है कि वो दिन में मिसाल के तौर पे 20-25 कप कॉफी या चाय पीते हैं। फिर उनको साथ में ये भी शिकायत होती है कि हमें रात में नींद नहीं आती,
हमें इंसोम्निया है या हमें माइग्रेन्स हो रहे हैं या फिर कोई और फिजिकल बीमारी एसोसिएट हो जाती है उस इनटेक की वजह से जो इनिशियली इट वाजंट हार्मफुल। कहने को तो सिर्फ एक चाय है, सिर्फ कॉफी है या सिर्फ सिगरेट है, लेकिन सिगरेट के पैकेट में तो लिख दिया जाता है कि ये मुज़र सेहत है, इसके लेने से लंग का कैंसर या मुंह का कैंसर हो सकता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो हम खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें लिखा हुआ नहीं होता कि ये आगे जाके आपके लिए मुज़र सेहत होंगे, बट वी यूज इट एनीवे। तो आप चूंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम करती हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यू एनकाउंटर ऑन अ डेली बेसिस? जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हमें इनकाउंटर करना पड़ रहा होता है दैट इज डिनायल बेसिकली। लोग मानते ही नहीं है। जैसे स्टार्ट में बात हुई थी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, दे लाइक रिफ्यूज, दे फ्लैटली रिफ्यूज कि हमारे बच्चे कभी ये काम कर सकते हैं। प्लस द पेशेंट, द पीपल वी आर डीलिंग विद जो एडिक्शन के साथ एडमिट हुए हैं, दे डोंट लाइक अग्री कि हमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। हमारे पास जब इस तरह से पेशेंट्स आ रहे होते हैं, इस तरह से लोग आ रहे होते हैं जो उस चीज़ के बारे में एग्री ही नहीं कर रहे, जो उसको मान ही नहीं रहे हैं, तो दैट इज समथिंग जिसको डील करना, जिसके साथ काम करना इज क्वाइट टफ। क्योंकि जब तक आप एक बंदे के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ इनकलकेट नहीं कर देंगे कि यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, तब तक आप उसका हल नहीं निकाल सकते। आप अपनी जान लगा दें, आप जितने मर्जी थेरेपीज अप्लाई करना चाहे आप कर दें, आप जितनी मर्जी मेडिकेशन दे दें, जब तक एक बंदे को ये पता ही नहीं होगा, जब तक एक बंदा इस बात से अवेयर ही नहीं होगा कि यार आई डू हैव अ प्रॉब्लम, वो उसके लिए कभी वर्कआउट नहीं करेगा। हम बाहर से जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक एक अंदर से चेंज नहीं आएगा, एक इंसान के अंदर से जब तक चेंज नहीं आता, तब तक नथिंग वर्क्स। जाहिर है, सही। तो एमन, जो लोग डिनायल में हैं, इनकी मदद कैसे की जा सकती है? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि अगर कोई शख्स डिनायल में हो, उसको इस चीज का एहसास कैसे दिलाया जाए कि दिस इज हार्मफुल फॉर यू, दिस इज रिस्की। हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे होते हैं। हम उसके सही। अंदर कंपैरिजन बेस्ड, अगर हम एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी अगर आपके साथ शेयर करें, तो हम उसके अंदर एक सिंपल कंपैरिजन बेस्ड कॉग्निटिव मॉडल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम उन्हें ये चीज़ उनके साथ डिस्कस करते हैं कि ओके फाइन, इफ यू आर हैविंग फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टी, सही। ठीक है, एक बंदा जो 25 कप्स अ डे ले रहा है, हम्म। ठीक है, वो 25 कप्स अ डे उसका टाइम भी कंज्यूम कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर भी वो अपना ऐड ऑन कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपना हिस्सा सही। डाल रहे हैं। और प्लस बिल्कुल। जब उसको वो 25 में से 4 कप्स भी अगर आप एक दिन दे रहे हैं, तो वो 1 कप की जो कमी है, वो उसके साथ अच्छा खासा उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको उस चीज़ से इरिटेशन हो रही है, वो इरिटेशन गुस्से में कन्वर्ट हो रहा है, और वो जो गुस्सा है वो अल्टीमेटली इस तरह का एक आउटबर्स्ट क्रिएट करता है जो कि एक आम इंसान या एक आम तौर पर हम उस चीज़ को नहीं देख रहे होते। तो जिस तरह जब सही। हम ये कंपैरिजन मॉडल एक इंसान के साथ शेयर कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये कि जाहिर। द कंपैरिजन strategy mostly work, they mostly work with the people who are in denial, और sometimes they also don't work, so फिर उसके लिए हम कहते हैं तो अहमद, अगर जैसे आपने यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात एग्जांपल्स दी कि कभी-कभी लोग ट्रॉमा का शिकार होते हैं एंड टू कोप विद दैट ट्रॉमा, जो कुछ उनके माजी में गुजरा है, उस तकलीफ दे यादों को भुलाने की खातिर भी कभी-कभी इन चीजों का सहारा लेते हैं। तो अगर हमारे जान पहचान में किसी में, मोहल्ले में या कोई भी वर्क कोलीग, हम ये चीज कैसे एक्नॉलेज करें, या व्हाट आर द वार्निंग साइंस, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जिसको देख के मैं या हमारे नाजरीन जो है वो पहचान सकें कि दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग एंड दिस पर्सन मे बी misusing a substance or taking drugs? देखिए, सबसे पहले जो हमारी कोई भी ड्रग लेने के बाद एक इंसान के अंदर तब्दीली आती है, वो ये आती है कि वो दूसरों से आइसोलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है? सही। ऑब्वियस सी बात है कि इफ आई एम यूजिंग समथिंग, इफ आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ ड्रग और एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डील बेसिकली, तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको उसके बारे में पता चले। तो उसके लिए सही। मेरे पास सबसे बेस्ट वे क्या होगा कि आई वुड ट्राई टू अवॉइड ऑल कॉन्टेक्ट्स। ना मैं वहां जाना पसंद करूंगी, किसी के साथ बैठना पसंद करूंगी, अपने साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करूंगी, नंबर वन। नंबर टू, जो मेजरली आप चीज देख सकते हैं दैट इज इरिटेशन।
राइट? बिकॉज गुस्सा एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है, बट एक इंसान जो कि एक मतलब लेट्स से कि हमने एक हद मुकर्रर कर दिया कि इस इंसान को इतना गुस्सा आता है, ये हर आम चीज पर गुस्सा नहीं करता। अगर आप इसको बहुत ज्यादा इरिटेट करें तभी जाके गुस्सा करेगा, आउटबर्स्ट शो करेगा, अदरवाइज इट्स नॉट देयर। लेकिन अब हो क्या रहा है कि आप जब उसे वो इंसान आपके इर्द गिर्द है, आप उससे बात भी कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉर्मल बात के ऊपर भी वो आपको रिप्लाई किस तरह से कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं या आपकी बात को समझना नहीं चाह रहे। सो गुस्सा जो है दैट इज समथिंग जिसको हम ये बात कर रहे होते हैं कि ये दिस इज द सेकंड वार्निंग साइन जो आपको नजर आ रहा होगा। थर्डली यानी आपकी शॉर्ट फिजियोलॉजिकल टेम्पर। चेंजेस होती हैं, शॉर्ट टेम्परामेंट, यस। और सेकेंडली थर्डली आपके पास आ रहे होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हर ड्रग के अलग होते हैं, लेकिन ये कि आपको जो चीज़ें नजर आ रही होंगी, डार्क सर्कल्स बढ़ जाएंगे, आंखों का रेड हो जाना, ठीक है, सही। जो सिगरेट या जो स्मोकिंग वगैरह से जो जितनी भी ड्रग्स ली जाती हैं, दे लीव स्कार्स ऑन योर हैंड्स, ठीक है। अच्छा। फिर आपके या तो दीज आर क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल, आप कह सकते हो कि आपको बाहर से चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं जिनके बेस पर आप ये बात कर सकते हैं कि यस द पर्सन इज हैविंग is doing some addiction or doing drugs. अच्छा, मैं टीनेजर्स और बच्चों के हवाले से पूछना चाहूंगी हेमन कि पाकिस्तान में भी ड्रग मिसयूज का काफी रुझान बढ़ता जा रहा है, ड्रग एडिक्शन का। और बरतानिया में तो खैर ये मसला है ही, बल्कि यूरोप में यूके जो है वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है मैरिजुआना यूज का और बाकी जो लीगल ड्रग्स वगैरह है। माँ बाप के लिए अगर उनका बच्चा जो है वो सोशली विड्रॉल कर रहा है, सेल्फ आइसोलेशन में जा रहा है, वैसे तो लॉकडाउन के दौरान हम सभी सेल्फ आइसोलेशन का शिकार हैं, लेकिन खास करके यंग बच्चे या टीनेजर्स जो हैं, अगर वो सोशल आइसोलेशन की तरफ चले गए हैं, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे, इंटरैक्ट नहीं कर रहे, एंड यू कैन सी कि दे आर आइदर फॉलिंग इनटू डिप्रेशन और देयर इज अ प्रॉब्लम। माँ बाप बच्चों से कम्युनिकेट किस तरह से कर सकते हैं? वैसा इसके लिए ना एक बहुत हम ये बात करते हैं, नॉट ओनली फॉर एडिक्शन, नॉट ओनली फॉर एनी अदर प्रॉब्लम, बट जी। जनरली भी हमारे यहाँ पेरेंट्स और बच्चों का एक जो गैप है दैट इज क्वाइट वास्ट। मतलब उसको हम्म। कुछ पेरेंट्स आ रहे होते हैं और वैसे भी आ रहे होते हैं कि जी बच्चे हमसे बात शेयर नहीं करते, हमें पता ही नहीं चलता कि वो स्कूल में उनके साथ ये हो गया वो हो गया, हमें पता नहीं चलता। तो द थिंग इज कि बीइंग अ पेरेंट हमें उस जो उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक लाइन ड्रॉ कर ली हुई है ना बच्चों ने, बीइंग अ पेरेंट हमें उस लाइन की दूसरी तरफ जाना है, ठीक है। हम्म। अब वो जाना किस तरह से है, व्हाट कैन वी डू। एक बच्चा है ना, बच्चे के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप उसके साथ विदाउट जजमेंटल हुए आप उसके साथ हर तरह की बात करें, सही। उसको सुने। इट्स नॉट हम्म। ओनली अबाउट saying something, it's always about listening, it's always about being there for them. बहुत या। दफा इस तरह भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ओपन होते हैं, हर तरह से कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा, हम्म। पेरेंट्स स्पेस देने के चक्कर में उनके साथ अपना गैप बढ़ा लेते हैं। हम्म। उस वजह से अब आपको यहाँ पर जो है वो आपका अपना एक्सपीरियंस, आपका अपना जो है वो एक रोल आ जाता है कि आप ये देखें कि आपका बच्चा आपके साथ कुछ दिनों पहले कैसा था, या उसकी जो प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी थी, ये सारा एपिसोड स्टार्ट होने से पहले उसकी पर्सनालिटी कैसी थी, और कितने टाइम के अंदर अंदर उसके अंदर पर्सनालिटी के चेंजेस आना शुरू हो गए। कितना सही। अरसा हो गया कि वो उसने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में करना शुरू कर दिया है, कितने टाइम से वो अब जो है वो सोशली विड्रॉ हो रहा है। अब ये सारे जब हम्म। आप जब पेरेंट्स ये चीजें नोट करना शुरू कर देते हैं, तो दे गेट टू जी। नो कि देयर आर सर्टेन रेड फ्लैग्स जो शो होना शुरू हो गए हैं, जो विजिबल हो रहे हैं। एंड नाउ व्हाट वुड दे डू कि वो बच्चे के लिए वहां पर प्रेजेंट होना शुरू हो। अगर बच्चा स्टार्ट में बात नहीं भी कर रहा है, तो एक जी। एडल्ट की वहां पे प्रेजेंस होना। इफ आई एम हैविंग सर्टेन प्रॉब्लम इन माई लाइफ, इन माई स्कूल लाइफ, जी। मैं जी। ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने शुरू से अपने पेरेंट्स के साथ कोई चीज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं एक दिन दो दिन के अंदर अंदर वो डिस्कस करना शुरू नहीं हो जाऊंगी। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, अ लिटिल बिट हम्म। पेशेंस, कि मुझे भी ये चीज पता हो कि हाँ अगर मैं ये चीज अपने पेरेंट्स से शेयर करती हूँ तो वो मुझे जी। जज करने के बजाय मेरा साथ दें। तो इसके लिए एक जो आपने वो लाइन जो ड्रॉ की हुई है, बच्चे ने लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके उधर आने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए।
और उसमें आपकी अपनी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। आप किस तरह से बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें, आप किस तरह से बच्चे के पास जाने की कोशिश करें, बिकॉज समटाइम्स बट पेरेंट्स डू कि वो बहुत ज़्यादा एजर्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ है बताओ, अभी बताओ, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या डायरेक्ट हुआ है, तो क्वेश्चनिंग। वही। Yeah, the direct, not even direct question, that is quite confrontation. हाँ, एक बच्चा जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में, आप उसको जाके कन्फ्रंट करें, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो व्हाट विल ही से, वो आपको क्या बताएगा? ठीक है, और सो मेरे ख्याल से दीज आर कभी-कभी ये भी होता है कि बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते बिकॉज़ they themselves are going through a very difficult period. They don't understand themselves what's happening to their या bodies or मेरे ख्याल से वो बच्चे खास करके जो स्कूल में बुलिंग का शिकार हैं या पीयर प्रेशर का शिकार हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को एक तो एक्नॉलेज करना और फिर उसके बारे में किसी से बात करना कि मेरे साथ ये हो रहा है। डेफिनेटली। अब उसके अंदर ये सारी चीज़ें पहले आ जाती हैं कि पेरेंट्स ऑलरेडी ओपन हो, पेरेंट्स ऑलरेडी बच्चों के साथ ये सारी बातें शेयर कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं होता कि समटाइम्स हम डायरेक्ट शेयरिंग कर लें या डायरेक्टली उनको बताना शुरू कर दें कि ये चीज़ें हैं। समटाइम्स हम थ्रू स्टोरी टेलिंग भी ये चीज़ें बता सकते हैं। थ्रू स्टोरी टेलिंग भी हम उनके साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आज के दौर में तो ये चीज़ें और ज़्यादा आसान होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत आसान मीडियम मिल गया है, मोबाइल फ़ोन। We can जी, share the content, we can share the videos, we can share different kind of stuff with the children, जो जिस जी, पे हम उनका ओपिनियन पूछ सकते हैं। We can ask them कि अच्छा आप क्या कहते हो, आपकी राय क्या है? बिकॉज़ हम सही, बच्चों को बच्चा-बच्चा करते-करते ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करते कि they also have an opinion। वो गलत हो सही, सकता है, डेफिनेटली वो गलत हो सकता है, बट दे हैव एन ओपिनियन। जी, बिल्कुल। आई थिंक बहुत सी फैमिलीज़ में बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव माहौल दिया जाता है कि जहाँ पे पेरेंट्स मेरे ख़्याल से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि हमारा बच्चा भी गलती कर सकता है या हमारे बच्चे को भी कोई बुली कर सकता है या कभी-कभी बहुत से ऐसे केसेस हैं चाइल्ड अब्यूज़ के वेयर द चाइल्ड इज़ बीइंग अब्यूज्ड बाय अ फैमिली मेंबर और समवन हू द पेरेंट्स ट्रस्ट। तो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करना या किसी के साथ शेयर करना क्योंकि उन्हें पता है कि या तो उन्हें डाँट पड़ेगी या तो कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में भी क्या बच्चे या यंग टीनेजर्स वगैरह डू दे रिसोर्ट टू यूज़ ऑफ ड्रग्स? एक्चुअली दिस इज समथिंग जिसके अंदर ड्रग यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हुँ, आपके पास व्हेन यू कैन नॉट शेयर समथिंग, ठीक है, जी, आप उस चीज़ को बता नहीं सक रहे हैं, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सक रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप स्केप ढूंढेंगे। ठीक है, जी, सही तो बात। जब आप स्केप ढूंढ रहे हैं, तो इस तरह के जितने भी जो ड्रग माफिया होता है ना, दे आर एवरीवेयर इन पाकिस्तान, स्पेशली इन पास्ट रिसेंट ईयर्स। कुछ इस तरह से ड्रग माफिया फैला है कि हम समटाइम्स यू आर जस्ट लाइक कि वो हर जगह है, आप नहीं देख सकते, सही, आप नहीं पहचान सकते कि कौन है कौन नहीं है। यू आर ड्राइविंग थ्रू अ वे, और आपके पास जो बेगर है, दैट इज पार्ट ऑफ दैट ड्रग माफिया। एक हुँ, रोटी जहां से आप ला रहे हैं, वो बंदा वहां पे ड्रग सप्लाई कर रहा है, सो यू डोंट नो कौन है कौन नहीं है। तो ऐसे जी, लोग जो हैं वो चूंकि हर जगह फैले हुए हैं, सो दे अंडरस्टैंड, दे नो कि कौन सा बच्चा किस तरह से, और हमसे ज्यादा कीन वो लोग हैं। हुँ, हमसे ज़्यादा जो है वो उन्होंने अपने वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो बढ़ाए हुए हैं। दे आर शेयरिंग, दे आर टॉकिंग टू चिल्ड्रन। तो ऐसे बच्चे, तो ऐसे लोगों के लिए आप ये कह सकते हैं ना कि जैकपॉट होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज आई वांट स्केप, मुझे घर से बाहर रहना है। मुझे एक बंदा जगह प्रोवाइड कर रहा है, मुझे एक बंदा वो कह रहा है, अगर बदले में वो मुझे ये कह रहा है कि तुम मुझसे 50 रुपए की ये चीज़ खरीद लो, तो आई वुड डेफिनेटली गो देयर। तो सही। दिस इज हाउ द ड्रग एडिक्शन इज एक्चुअली हमारी सोसाइटी में फैलना शुरू हुई है, और बहुत मतलब आग की तरह फैलती चली जा रही है। यहाँ भी इस मुल्क में भी काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स में भी ड्रग्स का यूज़ शुरू हुआ है और वो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं टू सेल इट टू अदर चिल्ड्रन, टू सेल इट टू देयर क्लासमेट्स। सही। तो ये चीज़ें माशरे का हिस्सा हैं और मतलब इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं लेकिन आई थिंक वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल एंड encourage them to seek professional help क्योंकि बहुत से लोग हिचकिचाते हैं किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने का क्योंकि उनके एक स्टिग्मा है कि
माहिर नफ्सियात के पास वही शख्स जाता है हु हैज लॉस्ट इट कम्प्लीटली, या अगर कोई हेल्प लेना भी चाहता है तो घर वाले अक्सर उसको कहते हैं तुम्हें क्या So जरूरत है, true. तुम पागल थोड़ी हो। तो ये चीज हमें खत्म करनी होगी। अच्छा एमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसकी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है? अगर कोई शिकार हो गया है ड्रग एडिक्शन का, या किसी को किसी चीज की आदत हो गई है और वो उसके लिए मसला बनती जा रही है, तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस दैट आर आउट देयर? Mhm. Excuse me, can you kindly repeat? I lost you there. जी, मैं डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से बात कर रही थी कि जो लोग इससे मुतासिर हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाउ कैन दे सीक हेल्प? व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इंटरवेंशन आउट देयर? ट्रीटमेंट इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली द होलिस्टिक मॉडल, राइट? अच्छा, आप सिर्फ एक वे के साथ लेकर किसी भी चीज़ का हल फिलहाल नहीं निकाल सकते, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन आपकी लाइफ डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। विद मेडिकल हेल्प, विद साइकोलॉजिकल हेल्प, विद रिलीजियस हेल्प, तभी एक बंदा जो है वो उन चीज़ों से निकल सकता है। हम लोग यहाँ पाकिस्तान में है जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, हम लोग यहाँ पे एक होलिस्टिक मॉडल लेकर चल रहे होते हैं जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशन के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट कर, आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन लाइक 40 days ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन वी डू नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ थेरेपी, क्योंकि जब तक एक बंदे की बॉडी से ड्रग कम्प्लीटली तौर पे ओमिट नहीं हो जाती, हम ये बात नहीं कर सकते कि वो आपकी बात को जिस वे में आप उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो समझेगा भी या नहीं। So after सही, 40 days, we start with the cognitive model, then we go towards the behavior therapy. और behavior therapy के अंदर हम लोग जो है वो एक religious model को भी inculcate करते हैं, because being a Muslim, we understand और we like encourage this कि लोग जो हैं वो religion के अंदर अपने आप को resort करें, क्योंकि religion is something जो आपको बहुत ज़्यादा help out करता है, आपको बहुत सारे और different mediums provide करता है, so that you can go out and explore yourself and your individuality within the lines of religion. सही। आई कैन अंडरस्टैंड कि होलिस्टिक अप्रोच क्यों हेल्प करेगी, क्योंकि अगर सिर्फ पेशेंट को मेडिकेशंस दी जाएं और फैमिली जो है वो सपोर्टिव ना हो, या जिस इन्वायरमेंट में वो शख्स रह रहा है या काम कर रहा है वो इन्वायरमेंट जो है सपोर्टिव ना हो, तो फिर उस एडिक्शन से पीछा छुड़ाना, जान छुड़ाना उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग जो इन चीजों का सहारा लेते हैं वो होते हैं जो आधा जिंदगी से तंग आ चुके होते हैं, या वो जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं या रह रहे होते हैं वो इतना ज्यादा टॉक्सिक और स्ट्रेसफुल होता है कि वो दे फील कि यू नो व्हाट, देयर इज नो अदर आउटलेट, लेट्स जस्ट टेक दिस, एटलीस्ट इट हेल्प्स। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, उनका अक्सर यही कहना होता है कि हमारा काम ऐसा है, इतना स्ट्रेसफुल काम है हमारा ऑफिस में, कि अगर हम सिगरेट ना पिए तो हमारे लिए गुजारा मुश्किल है। So they do admit that this is a stress management technique for them, unhealthy way of coping, but it's something they have become addicted to. आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सबा, क्योंकि हमारे पास अब 4 मिनट रह गए, फाइनल मैसेज फॉर पीपल आउट देयर? Well, my final message would be कि अगर coping mechanisms की ही हम बात करें ना, तो quite healthy coping mechanisms as well, जिसके साथ हम अपनी लाइफ को बेटर वे में भी लेकर चल सकते हैं, स्ट्रेस के साथ भी कोप कर सकते हैं और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। So the people who are already going through addiction, उनके लिए this is something कि आप प्रोफेशनल हेल्प की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प के बगैर दिस इज समथिंग यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ। कुछ अरसे के लिए आप शायद उस चीज़ से अपने आप को बचा लें, कुछ अरसे के लिए आप उस चीज़ से दूर रह जाएं, लेकिन हमारी सोचें जो हैं दे आर गोइंग थ्रू अ विशियस साइकिल। अब जब वो विशियस साइकिल चलना शुरू होता है, सो व्हाट वी डू इज अल्टीमेटली हम रिजॉर्ट करते हैं उसी कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ जो हमने सीखा हुआ है, एंड दैट इज एडिक्शन। अगर हम एडिक्शन से बचना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी थॉट्स के ऊपर भी काम करें, अपने फैमिली जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर भी काम करना शुरू करें, और साथ ही साथ अपने सेल्फ के ऊपर काम करना शुरू करें। सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस।
सही। So this is my final message. थैंक यू सो मच एमन, आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए और इस बहुत ही संजीदा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने गुफ्तगू की। अगर हमारे नाजरीन के पास कोई सवाल हो जो वो हमारे नसियात से करना चाहते हैं, या आप अपना कमेंट या फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे हिदायत टीवी के फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे स्टूडियो के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। Emin, once again, thank you so much for all the valuable information that you have shared with us today. मुझे यकीन है कि हमारे नाजरीन को इससे काफ़ी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा वो लोग जो बरतानिया में मुकीम हैं, जो यूके में या यूरोप में मुकीम हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जो कि सपोर्ट सर्विस फराहम करती हैं, फ्री सपोर्ट सर्विसेज टू दोज हु मे बी स्ट्रगलिंग और फेसिंग अ डिफिकल्टी दैट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। अपनी ज़हनी सेहत का ख़ास करके लॉकडाउन में इस पैंडेमिक के दौरान बहुत ख्याल रखिए, और एमन सबा जैसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जो दिन रात आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ज़हनी सेहत से मुतालिक मसले के साथ आपके सामने फिर हाजिर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।